हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास के अंदर हम समझेंगे एस्टॉपल क्या होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 एस्टॉपल के बारे में है। 116 और 17 भी इसके बारे में, बट जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो 115 है। तो इस वीडियो में हम ये सेक्शन कवर करेंगे। एस्टॉपल की डेफिनेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। एस्टॉपल के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एस्टॉपल, या फिर एक्सेप्शंस क्या रहते हैं कि भी किन किन चीज़ों पे एस्टॉपल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें एक मैक्सिम भी इस्तेमाल होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केस लॉज देखेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना डायरेक्ट हम सेक्शन पढ़ना शुरू करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। एस्टॉपल को हिंदी में विबंध कहा जाता है। तो एस्टॉपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के ही समझा देती हूँ, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सपोज करिए कि कोई ज़मीन है जो मेरे पास है, बट उसकी ऑनरशिप अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले को ये कहती हूँ कि ये जो ज़मीन है ना, ये मेरी ज़मीन है। और मेरी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति जो है मुझसे वो ज़मीन खरीद लेता है। अभी मेरे पास उसका टाइटल नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, बट स्टिल मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ, जानबूझकर उसे ऐसा दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये मेरी ज़मीन है और तुम मुझसे ये खरीद लो, और वो खरीद भी लेता है। तो बाद में जब सामने वाला मुझसे इसका पोजेशन मांगता है, तो मैं कहती हूँ कि अरे भाई, जब मैंने ये ज़मीन बेची थी ना, तब मेरे पास इसका ऑनरशिप, इसका टाइटल नहीं था। बेशक से आज मेरे पास ये ज़मीन है, आज मेरे पास ये टाइटल आ गया है, लेकिन जिस समय मैंने ज़मीन को बेचा था मेरे पास इसका टाइटल नहीं था। और मैं चाहती हूँ कि ये जो सेल है ना, ये सेट असाइड हो जाए। तो इस पर जो है मुझ पे एस्टॉपल लगा दिया जाएगा, कोर्ट मुझ पे एस्टॉपल लगा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय जब ये ज़मीन बेची थी, मैंने उसको बोला था कि ये ज़मीन मेरी है। तो मैंने जो कहा है मैं उससे पलट नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा प्रिटेंड किया था, और मेरा ऐसा कहने की वजह से ही सामने वाले ने एक्शन लिया, मतलब अपनी पोजीशन चेंज की है। तो इसीलिए जो मैंने कहा था मुझे उस पर अड़े रहना पड़ेगा, मैं उससे पलट नहीं सकती हूँ। इसको एस्टॉपल कहते हैं। सिंपल है ना। ये इसका वैसे इलस्ट्रेशन था जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। तो अब इसके सेक्शन को मैं पढ़ के आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में ही इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। देखिए, व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन, जब कोई व्यक्ति अपने डिक्लेरेशन, मतलब वो कुछ कहता है, जो स्टेटमेंट जो वो देता है, डिक्लेरेशन या एक्ट, या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे सामने वाले को कुछ पता चलता है, या वो कोई ओमिशन करता है। ओमिशन क्या होता है? जब आप पे कुछ करने की ड्यूटी हो लेकिन आप वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हो, तो ओमिशन। तो एक्ट, डिक्लेरेशन या ओमिशन अगर आप कुछ ऐसा करते हो इंटेंशनली, जानबूझकर, ऐसा नहीं कि आपने मजाक मजाक में कुछ कह दिया और उसने कुछ और समझ लिया, ऐसा नहीं, जानबूझकर आपने ऐसा किया है। कोज्ड और परमिटेड एनी पर्सन टू बिलीव अ थिंग, मतलब आप कोई एक्ट, ओमिशन या डिक्लेरेशन कुछ ऐसा करते हो जानबूझकर जिससे सामने वाले को भरोसा होता है उस चीज़ पर, टू बी ट्रू, कि वो सच है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और जो मैंने कहा है उस पर वो एक्ट भी करता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, कुछ भी एक्शन वो लेता है। Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that fact। तो मेरे कुछ कहने पर अगर सामने वाले ने कोई भरोसा करके एक्शन ले लिया है, तो बाद में मैं उससे डिनाई नहीं कर सकती हूँ। मैंने कुछ कहा है या मेरे एम्प्लॉय, एजेंट, किसी ने, क्योंकि अगर एजेंट कुछ भी करता है तो उसकी जिम्मेदारी तो मुझ पे आएगी ना। तो अगर मैंने कुछ कहा है या मेरे एम्प्लॉय ने या मेरे एजेंट ने कुछ ऐसा कहा है मेरे द्वारा कहे जाने के लिए, तो उसका भी जो एक्शन है उसके लिए मैं ही लायबल होंगी। इट मीन्स, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, मैंने जो कहा है मैं उससे पलट नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझ पे एस्टॉपल लग जाएगा। सिंपल है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? एक्ट, ओमिशन, डिक्लेरेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसके इंग्रेडिएंट देखिए। देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे हो रहा था? एक्ट, ओमिशन या डिक्लेरेशन से ही तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन, और जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है
वो जानबूझकर होना चाहिए कि मेरा कुछ कहने से सामने वाला कोई एक्शन लेगा विद द इंटेंशन। ओके, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एक्टेड अपॉन, और उस रिप्रेजेंटेशन पर कोई एक्ट भी हुआ होना चाहिए। अगर सामने वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन मेरे कुछ कहे जाने की वजह से सामने वाले ने कोई एक्शन ले लिया है, देन आई एम लायबल, तो मुझ पे एस्टॉपल लगेगा। ओके, सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक थ्योरेटिकल टाइप ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आपको वैसे कहीं पर भी मिल जाएगी, बट समझना थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए लिखा है मैंने। सो एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस, इट्स वेरी सिंपल, इट्स बेसिकली रूल ऑफ एविडेंस है ये एस्टॉपल का जो कंसेप्ट है, whereby a person is not allowed to plead the contrary of a fact, जहाँ पर व्यक्ति को अपनी बात के अपोजिट कॉन्ट्ररी जो है बोलना अलाउड नहीं होता है, और स्टेट अ थिंग विच ही हैज़ फॉर्मली असर्टेड बाय वर्ड्स और कंडक्ट। मतलब अगर आप कुछ कहते हो, बाद में आप उस चीज़ के अगेंस्ट अपोजिट नहीं बोल सकते। मैं पहले तो कह रही हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और बाद में कह रही हूँ नहीं नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो ऐसा कहना अलाउड नहीं। आप अपनी स्टेटमेंट के कॉन्ट्ररी अपोजिट नहीं जा सकते हो, इसका मतलब होता है एस्टॉपल। एक एक केस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एस्टॉपल के स्कोप को डिफाइन किया था। वैसे तो ये केस मैं लास्ट में करने वाली थी, लेकिन अभी हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है तो अभी देख लेते हैं इसको। सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने एस्टॉपल के स्कोप को डिफाइन किया। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं इस केस के, जो भी हम चेक कर लेते हैं। सो देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने देखा ही था इसके बेसिक इंग्रेडिएंट में एक रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कर कौन रहा है? बाय अ पर्सन और हिज ऑथराइज एजेंट, या तो व्यक्ति खुद कर रहा है या उसका कोई एजेंट है जो उसकी जगह काम कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। किसे कर रहा है? टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? एक्ट, ओमिशन या दिस डिक्लेरेशन, ये तीन ही तरीके यहाँ बताए गए हैं। अब रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट और पास्ट इवेंट। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ दो चीज़ों के रिलेटेड ही हो सकता है, या तो पास्ट में कोई चीज़ हुई है या आज वो चीज़ है, कोई भविष्य में होने वाले किसी प्रॉमिस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने एक पीस ऑफ लैंड का जो एग्जांपल लिया था कि कुछ साल पहले उसकी ऑनरशिप मेरे पास आ गई है तो आज मैं उसे बेच रही हूँ, ठीक है ना, कोई पास्ट में हो चुका है उसके बारे में है। या फिर आज एग्जिस्टिंग फैक्ट, आज क्या है, आज क्या हो रहा है, या फिर आज मैं क्या बोल रही हूँ किसी चीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड हो सकता है। मैं भविष्य में कहूँ कि भी 4 साल बाद ये ज़मीन जो है ना मेरी हो जाएगी, तुम आज मुझसे खरीद लो। फ्यूचर के प्रॉमिस का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। तो सिर्फ पास्ट इवेंट एग्जिस्टिंग फैक्ट से ही रिलेटेड होनी चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन, भविष्य वाली चीज़ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस पर तो कॉन्ट्रैक्ट ही प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। सो ओनली डिज़ाइन टू मिसलीड नॉट सफिशिएंट। अगर ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए हो रही है कि भी मैं उसको मिसलीड कर सकूं, भ्रमित कर सकूं, नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, मुझे पता है कि ये झूठ है, मैं उसे मिसलीड कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन है मिसलीड करके वो व्यक्ति कोई एक्शन लेगा। सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाना या मिसलीड करना मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरी इंटेंशन है ऐसा मैं रिप्रेजेंट करके उसके द्वारा कोई एक्शन करवा लूँ कि वो कोई व्यक्ति जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कोई एक्शन लेगा मेरी इस स्टेटमेंट की वजह से। नॉर्मली सिर्फ मिसलीड करना, भ्रमित करना इज़ नॉट सफिशिएंट एस्टॉपल लगाने के लिए। नेक्स्ट करिए, देयर मस्ट हैव बीन बिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी इन इट्स ट्रूथ। और जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है उसके ऊपर उस सेकेंड पार्टी का भरोसा होना चाहिए, उसी पे भरोसा करके उसने वो एक्शन लिया है। अगर सामने वाले को पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बात गलत है, फिर भी अगर वो एक्शन लेता है तो एस्टॉपल नहीं लगेगा। चोर चोर मुसेरे भाई यहाँ नहीं होता है। मतलब कि भी अगर उसको भी सच पता है और मुझे तो पता ही है कि झूठ बोला जा रहा है, तो फिर भी अगर वो एक्शन ले ले तो कोई एस्टॉपल नहीं लगता है। एक पार्टी के पार्ट पे जो है गलती होनी चाहिए, मतलब मैं मिसलीड कर रही हूँ और मेरे मिसलीड करने की वजह से ही उस व्यक्ति ने एक्शन लिया है तो ही एस्टॉपल होगा। उसे सच पता है तो एस्टॉपल नहीं वर्क करता है। ओके, अब काइंड्स ऑफ एस्टॉपल को समझ लेते हैं। बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ एस्टॉपल रहते हैं। सबसे पहला एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड या एस्टॉपल बाय जजमेंट, इसे हम कहते हैं। सेकेंड है एस्टॉपल बाय डीड और थर्ड है एस्टॉपल बाय कंडक्ट। तो फर्स्ट और ये थर्ड
ये इंडियन लॉ पे वर्क करता है। सेकंड वाला एस्टॉपल बाय डीड, ये इंग्लिश लॉ के अंदर होता है, इंडियन लॉ पे ये वर्क नहीं करता है। लेकिन एस्टॉपल का कंसेप्ट ही इंग्लिश लॉ से आया है, तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये 3 काइंड क्या रहते हैं एस्टॉपल के। तो सबसे पहला देखिए, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड या एस्टॉपल बाय जजमेंट। आपने रेस जुडिकाटा पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर किसी इशू को डिसाइड कर देती है, उस पर जजमेंट अगर आ जाता है, तो सेम इशू को सेम पार्टी जो है दोबारा से रेज नहीं कर सकती है, उस पर रेस जुडिकाटा लगा दिया जाता है। तो यही वो चीज़ है कि अगर कोर्ट जो है किसी चीज़ को डिसाइड कर देती है तो उसको दोबारा से आप रेज नहीं कर सकते हो, उस पर एस्टॉपल लगाया जाता है। तो सेम कंसेप्ट आपके CPC में भी है, रेस जुडिकाटा है, और यही सेम चीज़ जो है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 में भी बताई गई है। सेल एस्टॉपल बाय डीड इंग्लिश लॉ में होता है। सपोज करिए कुछ पार्टीज़ हैं, उन्होंने कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फॉर्मुलेट करी है, राइट डाउन करी है, उसको साइन किया है और उस पर पूरा एक सील्ड किया है। जो एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में जो बनाया गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी गई है, तो प्रॉपरली फॉर्मल वे में है, वो सील्ड है। तो बाद में पार्टीज़ जाके ये नहीं कह सकती है कि उस एग्रीमेंट को, उस डीड को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एस्टॉपल बाय डीड है, इंग्लिश लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एस्टॉपल बाय कंडक्ट, जो आपका सेक्शन 115 हमने डिस्कस किया है, वो इसी के बारे में है। एस्टॉपल इन पायस भी से कहते हैं, या फिर बिफोर द पब्लिक। अगर जब आप कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई स्टेटमेंट आप सबके सामने देते हो, आप कोई बात कहते हो, तो बाद में आप उस बात से पलट नहीं सकते हो, उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते हो, जैसा हमने सेक्शन 115 में पढ़ा है, ये उसी चीज़ के बारे में। चलिए अब जल्दी से मैक्सिम को भी देख लेते हैं। मैक्सिम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। एलिगेंस कॉन्ट्रैक्टर नॉन एस्ट ऑर्डिनेंडिस, तो आपको कई जगह ये भी लिखा मिलेगा, कई जगह हो सकता है आपको ये लिखा मिल जाए एलिगेंस कॉन्ट्रेन नॉन एस्ट ऑर्डिनेंडिस। तो मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन कई जगह मैंने बुक में देखा ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा दोनों का ही। जिसका मतलब यही है, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट विल नॉट बी लिसन, कि भी अगर आप कोई बात कहते हो, बाद में आप उससे कॉन्ट्ररी, अपोजिट या फिर बात से पलट जाते हो, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नहीं सुना जाएगा। ठीक है ना, यू कैन नॉट बी हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, कभी हाँ कभी ना, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इसका ये सेम ही मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है। अ पार्टी इज नॉट टू बी हर्ट टू एलिज द कॉन्ट्ररी, तो पार्टी वही अगर अपनी स्टेटमेंट के कॉन्ट्ररी, अपोजिट अगर वो बोल रहा होगा, तो उसको मान्य नहीं होगा, नहीं सुना जाएगा। अब जल्दी से इसके एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करा करिए, क्योंकि इससे आपको पता है क्या होगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। अब लास्टली अब इसके एक्सेप्शंस को भी समझ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने 7 एक्सेप्शंस लिखे हैं, जिसे वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। देखिएगा, नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ लॉ और स्टैच्यूट, अगर कोई कानून है जिसमें कुछ बताया गया है, तो आप उसके अगेंस्ट एस्टॉपल नहीं लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे माइनर है, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो आप उस पर एस्टॉपल नहीं लगा सकते कि भाई बेशक से माइनर है, लेकिन इसे अपनी बात पर ही अड़े रहना पड़ेगा, सो कॉल्ड जो भी है। तो ये कानून है, आप इसके ऊपर एस्टॉपल नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नो एस्टॉपल अगेंस्ट सॉवरन एक्ट, अगर गवर्नमेंट कोई सॉवरन एक्ट कर रही है, उस पर स्टॉपल नहीं लगा सकते हो आप। जैसे कि सपोज करिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि कोई डैम बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे ही डैम बनाने लगे तो बहुत लोग प्रोटेस्ट करने आ गए कि भैया बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बाद में अपना वो प्लान जो है ड्रॉप कर देती है। तो उस पर आप स्टॉपल नहीं लगाओगे कि नहीं तुमने तो बनाना था, तो तुम कैसे डिनाई कर सकते हो। तो मतलब जो आपका सॉवरन पावर का इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो उस पर आप स्टॉपल नहीं लगा सकते हो। नो एस्टॉपल अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सिंपल है, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गैर कानूनी अनलॉफुल है, तो ऑफकोर्स उस पर स्टॉपल नहीं लगेगा। नो एस्टॉपल वेयर बोथ द पार्टीज अवेयर ऑफ ट्रूथ, जहां पर दोनों पार्टीज को सच पता है, तो वहां पर एस्टॉपल किस बात का, कोई एस्टॉपल नहीं है। व्हेन बोथ द पार्टीज प्लीड एस्टॉपल दे कैंसिल ईच अदर एंड नो एस्टॉपल, जहां पर दोनों ही पार्टी
अगर एस्टॉपल का इस्तेमाल कर रही हैं और कैंसिल भी कर दिया है कोर्ट ने अगर उनका वो जो इशू है, तब कोई एस्टॉपल नहीं लगेगा। ठीक है, नो एस्टॉपल इफ द अदर पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन बट इंडिपेंडेंटली। तो जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस पर नहीं एक्ट किया है सामने वाली पार्टी ने, उसने अपना कुछ और समझ कर या अपनी खुद की सोच समझ से किसी और कारण की वजह से उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं एक्ट किया है, किसी और वजह से अगर किया है तो भी एस्टॉपल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नो एस्टॉपल वेयर एनी फ्रॉड और नेग्लिजेंस एग्जिस्ट ऑन द पार्ट ऑफ पार्टी प्लीडिंग एस्टॉपल। तो जो पार्टी एस्टॉपल प्लीड कर रही है, अगर वो खुद से फ्रॉड है, खुद से अगर वो नेग्लिजेंट है, तो एस्टॉपल नहीं यूज़ होगा। तो ये सारा था एक्सेप्शंस एस्टॉपल के बारे में। आई होप कि समझ आया हो, मैंने जस्टिफाई किया इस टॉपिक के साथ। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।